नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी पेट उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में ये हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा है। करंट अफेयर्स की यह तीसरी कक्षा है। आइए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यह जो हमारी कक्षा है करंट अफेयर्स की, उसमें जनवरी 2023 से 15 सितंबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर समसामयिक मुद्दों को लिया गया है। यह कक्षा बहुत ही बेहतरीन है, यकीन मानिए। यह वापस आते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है युद्धपोत आईएनएस कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। पूछेगा कि जो भारत का कृपाण है युद्धपोत आईएनएस युद्धपोत किस देश को सौंपा गया है? वियतनाम को। कितने रुपए में? तो रुपया नहीं लिया गया है, उपहार गिफ्ट दे दिया गया है वियतनाम को। लो मजा काटो। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। ऐसे हमारा देश किसी चीज को नहीं देता है, पूरा आयोजन होगा उसके बाद दिया जाएगा। आप देखते ही कोई योजना भी आती है, लड़का मेहनत करके नौकरी पाता है और नौकरी पाने के बाद उसको दिया जाता है नियुक्ति पत्र, फोटो वोटो खिंचवाया जाता है ताकि लगे कि हमारे देश के नेता ही मेहनत करके नौकरी पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं मेहनत कर रहा है। तो पूरा एकदम व्यवस्था बना के एक जो हमारा रिटायर्ड सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस ये आईएनएस कृपाण को वियतनाम को दे दिया गया है। पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार में दिया है। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा है और 10.5 मीटर के आसपास चौड़ा है, जिसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यह है कि आईएनएस जो कृपाण युद्धपोत था वो किसको गिफ्ट स्वरूप दिया गया है? तो वियतनाम को दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023। अखिल भारतीय रैंकिंग मतलब भारत में जितने प्रदेश है और जितने केंद्र शासित प्रदेश है सबको मिलाकर एक सूत्र में पिरोया गया है, एक मानक लिया गया है। उस मानक के अनुरूप इन लोगों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों को, चिकित्सकीय एवं प्रबंधन संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री रंजन कुमार सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की। इंडिया रैंकिंग 2023 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत 13 विभिन्न श्रेणियों में 13 विभिन्न श्रेणियां है यह पुरस्कार दिया गया है, रैंकिंग दी गई है। उसकी कितनी श्रेणियां हैं? 13। कौन कौन सी? विश्वविद्यालयों की श्रेणियां, महाविद्यालयों की श्रेणियां, अनुसंधान एवं ओवरऑल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला, नियोजन, विधि संस्थान, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा नवाचार में निर्धारित की गई है। श्रेणी में 10 सर्वश्रेष्ठ 10 पूछता ही नहीं है। ओवरऑल श्रेणी में सबसे पहला कौन सा है? और अगर उत्तर प्रदेश का कोई एक संस्थान है ओवरऑल श्रेणी में तो उसकी बात कर लेता है। तो हमें इसमें 2 बस याद करना है। पहला रैंक किसका है? आईआईटी मद्रास का। और यूपी में पहला और पूरे ओवरऑल इंडिया में 5वां किसका स्थान है? ये आईआईटी कानपुर। यूपी का फर्स्ट है, यूपी में प्रथम है ओवरऑल रैंकिंग में। यूपी का अगर पूछेगा तो कानपुर आईआईटी प्रथम स्थान पे, लेकिन भारत की बात करेगा तो 5वें स्थान पे है। विश्वविद्यालय की बात करेगा तो शीर्ष 10 विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय 4थे नंबर पर जो आता है उसका नाम है बीएचयू। शीर्ष विश्वविद्यालय में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओवरऑल 10 रैंकिंग में कौन था? आईआईटी मद्रास। शीर्ष विश्वविद्यालय की केवल बात करें तो उसमें क्या है? बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और यूपी का पहला शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक स्थान पे है। वैसे ओवरऑल रैंकिंग इसकी भारत के विश्वविद्यालयों में 4थे नंबर पे है। एम्बेडेंस इन मिलेट्स। अब हमारे प्रधानमंत्री जी गीत भी गाने लगे हैं। भाषण बढ़िया देते हैं, बोलते बढ़िया हैं, वादे इनके बहुत अच्छे होते हैं। इनका जो जेस्चर है, हाव भाव बोलने का, वो बेहतरीन है। देशों के साथ संबंध स्थापित करने में महारत हासिल है। उपहार देते हैं, उपहार लेते हैं और एक नया इनका कौशल देखिए। ये गीत भी गाते हैं। कौन सा गीत गाए हैं, क्या बात है, ये बात करना है। मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने और इन्हें जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक गीत की रचना ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका
फालू के साथ मिलकर की है। गीत की रचना किए हैं ग्रैमी पुरस्कार विजेता फालू है, फाल्गुनी शाह उनके साथ किए हैं। भारतीय मूल की गायिका व उनके गीतकार गायकपति गौरव शाह के मिलकर रचे गए इस गीत को एम्बेडस इन मिलेट्स नाम दिया गया है। मिलेट्स मतलब मोटे जो अनाज होते हैं। मूलतः हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री ने आवाज भी दी है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस गाने को आवाज दी है। मोटे अनाजों के महत्व बताने वाले इस गीत को 16 जून 2023 को जारी किया गया। 16 जून 2023 को जारी कर दिया गया है। गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर तो जानते ही हैं अपनी चीजों को कैसे प्रोपेगेंडाइज करके आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की सोच रखते हैं। तो उसी सोच का एक हिस्सा है कि हमारे मोटे अनाजों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। तो इसको देखते हुए इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो गायिका है फालू जी और उनके पति के साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक गीत की रचना की है और इस गीत को और लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि जो इसका उद्देश्य है, जो इस गीत के पीछे की भावना है, आम जनों तक पहुंचे। इसलिए इसका कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ कोच्चि, केरल में कोच्चि है, वहां पे पहली वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ। देश में पहली बार वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है। केरल के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 25 अप्रैल को किया गया। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। यह जो हमारी मेट्रो होगी वो बैटरी द्वारा संचालित होगी। पूर्णतः वातानुकूलित, प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पहले चरण में यह सेवा 4 टर्मिनल्स हाईकोर्ट, वाइपेन, वाइटिला और कक्कानाड के बीच 26 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की गई है। इसमें यात्रा के लिए किराया न्यूनतम 20 रुपया और अधिकतम 40 रुपया रखा गया। आसपास द्वीप वेलिंगटन हो गया, कुंबलम हो गया, वाइपुन हो गया, इडाकोची हो गया, नेटूर हो गया, व्याटिला हो गया, एलुरा व कक्कानाड को वाटर मेट्रो के जरिए जोड़ेगी। इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार की, 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की है। केरल सरकार की है, लेकिन उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। आज का अगला टॉपिक है ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ईपीआर क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है इंदौर। स्वच्छता में भी लगातार इंदौर अपना कई सालों से प्रथम स्थान बनाए हुए है। वहीं ईपीआर हासिल करने वाला भी यह पहला शहर बन गया है हमारे देश का इंदौर। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ईपीआर क्रेडिट का मूल्य 8100 रुपया है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए आईएमसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन लगभग 1162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। आगे इतने आंकड़े और रिपोर्ट है कि इसको धीरे धीरे ही पढ़िए। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 14 जून को जारी राइटर्स इंस्टीट्यूट तथा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार डीडी इंडिया और आकाशवाणी को भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है। डीडी इंडिया और आकाशवाणी सबसे विश्वसनीय भारत का चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन है। फिनलैंड समग्र विश्वास के उच्चतम स्तर 69% के साथ शीर्ष स्थान पर है। फिनलैंड मतलब यहाँ की जो समाचार एजेंसी है वो झूठे अफवाह वाले समाचार को नहीं फैलाती है, समाचारों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करती है, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए काम नहीं करती है। फिनलैंड एक नंबर देश है शीर्ष स्थान पर। जबकि ग्रीस में वैश्विक स्तर पर विश्वास का स्तर सबसे कम है। वहीं ग्रीस के पास वैश्विक स्तर पर न्यूज चैनलों के प्रति विश्वास का स्तर बिल्कुल ही कम है। वहीं भारत इस मामले में 16 देशों में 160 देशों में 24वें स्थान पर है। भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में जो न्यूज के प्रति है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति है लोगों का विश्वास, वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। 24वें नंबर पर, 160 देशों में 24वें नंबर पर इसका स्थान आया है। ऑल इंडिया रेडियो 1 नंबर पे, बीबीसी दूसरे नंबर पर, सीएन न्यूज 18, डीडी इंडिया चौथे नंबर पे।
70%। इकोनॉमिक्स टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, एनडीटीवी भी है, एनडीटीवी के प्रति भी लोगों का विश्वास है। क्षेत्रीय न्यूज़पेपर रिपब्लिकन 56% और ट्विटर 55% समाचार के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो 56% है यूट्यूब का और ट्विटर का 55%। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला व सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोशल नेटवर्क टिकटॉक है, जो 19 से 24 वर्ष के 44% लोगों के द्वारा प्रयुक्त है। अगर आपको अपनी चीजों को बढ़ाना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो टिकटॉक का प्रयोग करिए। अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला। जैविक प्रमाणीकरण मिला अराकू कॉफी और काली मिर्च को। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के गिरिजन कोऑपरेशन को प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। राज्य और वहां का जो संगठन है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता उस समय मिली है जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, देखिए भारत इतना शक्तिशाली होने के बाद भी देश में कैसे शांति की व्यवस्था स्थापित हो, उसके लिए जो उग्रवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उनके बीच समझौता करता है कि भाई आप ऐसा काम नहीं करिए, आपकी जो वैसी मांगे जो जनहित के लिए है, या आप जिसके लिए शस्त्र उठाए हैं, उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में विरोधों की लहर को फैला रहे हैं, उसको कम करिए और रोकिए। तो जो असम का संगठन है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, उसको दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। गृह मंत्री अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में यह हस्ताक्षर हुआ। डीएनएलए प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों व गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। आगे, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही समूह है जो मुख्यतः असम में दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण। अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जब यूपी स्पेशल की कक्षा हो रही थी, कि उत्तर प्रदेश के 54 उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला है। अभी किसको मिला है, पिछले महीने किसको मिला था, सारी चीजों को आप हमारी पहली वीडियो इसके पहले वाली देखेंगे तो उसमें आप सब पाएंगे। देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक 31 मार्च को प्रदान किया। 2022-23 में उच्चतम जीआई पंजीकरण का रिकॉर्ड है, जिसमें बिहार में 1, यूपी में 10, मध्य प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 1, तमिलनाडु में 11, लद्दाख में 1, जम्मू कश्मीर में 8 उत्पाद शामिल है। मार्च 2023 तक भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 465 थी, जिसमें अगस्त 2023 तक काफी वृद्धि हो गई है। जीआई टैग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। पूछेगा कि भारत का पहला जीआई टैग किसको प्रदान किया गया, जो दार्जिलिंग चाय है पश्चिम बंगाल की, उसको दिया गया था। अंतरिक्ष नीति 2023 की अंतरिक्ष नीति क्या है, इसमें कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो हमारी अंतरिक्ष नीति है, तो अंतरिक्ष नीति 2023 की बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। केवल रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ दीजिए और बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को आपके पास भी अगर पैसा है तो आप अंतरिक्ष क्षेत्र में आइए और काम करिए। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सैन्य उपयोग व अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही रहेंगी। सैंकिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 500 गुना बढ़ने वाला है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि इस वर्ष नई नीति से अगले कुछ वर्षों में
भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मेसर्स स्काईरूट सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण किया गया। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का भी परीक्षण किया है। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त मिला। कहाँ की चाय है कांगड़ा चाय, पूछेगा, हिमाचल की है। यूरोपीय आयोग ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च 2023 को पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। अगला हमारा है प्रश्न, दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। विश्व में दूसरे स्थान पर। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन में अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में, देखिए क्या है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। 50 स्थानों वाली इस सूची में भारत के लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। लद्दाख को सूची में 31वें और मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा है कि यह अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। काला बाघ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। इसीलिए इसको किसने किया है? टाइम पत्रिका ने अपने मैगजीन में स्थान दिया है। सईम ने टाइम ने लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया है, जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया था। स्थल कौन कौन से हैं? टम्पा कहाँ का है? मिलान करने के लिए अमेरिका का है। ली एमेट घाटी अमेरिका की है। रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका का है। टक्सन अमेरिका का है। सोमाइट राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका का है। ये पांचों में से कोई ना कोई जरूर पूछेगा। सोमाइट उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका। टक्सन कहाँ है? अमेरिका। रियो ग्रांडे कहाँ है? अमेरिका। लिएमेट घाटी कहाँ है? अमेरिका। टम्पा कहाँ है? अमेरिका। धारवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। यह कहाँ आता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत। हमारे देश को 17 रेलवे जोन में डिवाइड किया गया है। यहाँ 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी 2 मार्च को इसकी मान्यता प्रदान की। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर सबसे लंबा भाषण दिए हैं। 2 ट्रेन नंबर 17,317 हुबली दादरा एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 7335 बेलागावी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। कौन सा स्थान? असम का चराइदेव मैदान। चराइदेव मैदान कहाँ है? असम में। कहाँ शामिल हुआ है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने असम के चराइदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके बारे में 16 जनवरी 2023 को जानकारी दी। चराइदेव मैदान को भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में 52 साइटों में से स्थान दिया गया है। प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम क्या है? ये मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जिसका नाम स्काई यूटीएम दिया गया है। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया है। स्काई यूटीएम एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जो मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करती है। स्काई यूटीएम द्वारा अब तक 300 से अधिक सफल VVLOS बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, पूछेगा कि VLOS का पूरा नाम क्या है? तो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का समर्थन किया है। स्काई यूटीएम
यूएवी संचलन के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करता है। कैप्चर करेगा, ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करेगा, इस तरह से यह काम करता है। पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन है? तो देश का उड़ीसा जो राज्य है वो देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी अब नहीं मिलेगी। उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है, जिसके तहत राज्य की सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जग्गा मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। इस मिशन के जरिए पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 में ओडिशा के जग्गा मिशन को झुग्गी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स भी दिए गए हैं। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5टी पहल जग्गा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स भी जीता है। करेंगे राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है उसका नाम अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन था उसका नाम था मुगल गार्डन, अब उसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव मतलब 75वां वर्ष को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें जो राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक मुगल गार्डन था उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। 27 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नया नामकरण किया। नए नाम के साथ ही आम जनता के लिए 31 जनवरी 2023 से खोला गया है 26 मार्च के लिए। ज्ञातव्य है कि 4 माह पूर्व सितंबर 2022 में ही सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ, जो राजपथ है किंग्स वे कहलाता था, का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया है। आज का अगला टॉपिक, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च हो गया। 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। 3 उपग्रह EOS-7, जानूस 1 और आजादी सेट 2 के साथ SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया है। ये रही आज की करंट अफेयर्स की कक्षा। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।